नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर में शुक्रवार तड़के एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अहमदाबाद से सीकर जा रही बारातियों से भरी एक निजी बस के चालक को अचानक हार्ट अटैक आने से बस बेकाबू हो गई और सड़क पर 2 बार पलट गई। हादसे में बस चालक की मौत हो गई जबकि 19 बाराती घायल हो गए। अजमेर शहर के आदर्श नगर थाने के सामने शुक्रवार अल सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। अहमदाबाद से सीकर जा रही एक स्लीपर बस हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि बस में सवार 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। बस में दुल्हन के रिश्तेदार सवार थे जो शादी में शामिल होने के लिए सीकर जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही सीओ मनीष बड़गुजर सहित आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अजमेर के JLN अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही JLN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया और अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे भी अस्पताल पहुंचे और घायलों को तुरंत उपचार देने के निर्देश दिए। घायल महिला किरण अग्रवाल ने बताया कि बस अहमदाबाद से सीकर जा रही थी। 7 मार्च को सीकर में उनकी बहन की बेटी की शादी होनी है। दुल्हन पहले ही सीकर पहुंच चुकी थी जबकि बाकी रिश्तेदार बस के माध्यम से पहुंच रहे थे। हादसे के समय सभी यात्री सो रहे थे, इसलिए दुर्घटना कैसे हुई इसकी किसी को जानकारी नहीं है। वहीं सीओ मनीष बड़गुजर ने बताया कि शुक्रवार सुबह लगभग 3:30 बजे आदर्श नगर थाने के सामने हाईवे पर यह हादसा हुआ। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संभवतः ड्राइवर को झपकी आने या अचानक अटैक आने के कारण बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये रात्रिकालीन में थाना आदर्श नगर के समक्ष ये एक्सीडेंट हुआ है। बस थी जो कि अहमदाबाद से ये जयपुर में शादी में जा रहे थे। प्रथम दृष्टि ये सामने आ रहा है कि या तो इनके ड्राइवर साहब के आंख लग गई या उनके कोई अटैक आया है, तो इस हिसाब से इनकी बस पलट गई। लगभग 20 से ज़्यादा लोग बाग यहाँ पे अभी हॉस्पिटल में लाए गए हैं और एक व्यक्ति की स्थिति थोड़ी गंभीर है। बाकी का प्राथमिक उपचार यहाँ पे चल रहा है। सर किसी की डेथ भी हुई बताएं सर? अभी डॉक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, तो अभी उन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं करा है, तो बाकी एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है यहाँ पे। में जा रहे थे तो बस पलटी हो गई हमारी। अहमदाबाद से आए और सीकर जा रहे थे। अच्छा, कितने लोग सवारियाँ थी? बस फुल थी हमारी, स्लीपर कोच थी। पूरा परिवार था या शादी के अंदर जाने वाला? हाँ। शादी हो गई थी? नहीं, जा रहे थे अब कल। अच्छा, 7 तारीख को। अच्छा सीकर। हाँ, सीकर। अच्छा, क्या हुआ था एकदम? पता नहीं है क्या हुआ था, हम सब सो रहे थे। किस आपके भी लगी गई? हाँ, लगी है। और कौन कौन साथ में थे परिवार में आपके? सब मेरी बहन, जीजा जी बहन की लड़की की शादी थी। अच्छा, तो क्या दूल्हा वगैरह भी था क्या गाड़ी के अंदर? दूल्हा नहीं था, दुल्हन लड़की की शादी थी। अच्छा, लड़की की शादी थी। हाँ। लड़की साथ में थी क्या? नहीं, लड़की पहले चली गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपका नाम बताएंगे? किरण अग्रवाल। नगर निगम के वार्ड संख्या 56 स्थित गुलाबबाड़ी संजय बस्ती में पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं होने और जलापूर्ति का समय तय नहीं होने से क्षेत्रवासियों का आक्रोश शुक्रवार को खुलकर सामने आ गया। गुस्साए लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि विक्रम सिंह शेखावत के नेतृत्व में नाकामदार स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। नगर निगम के वार्ड संख्या 56 स्थित गुलाबबाड़ी संजय बस्ती में पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं होने और जलापूर्ति का समय तय नहीं होने से क्षेत्रवासियों का आक्रोश शुक्रवार को खुलकर सामने आ गया। गुस्साए लोगों ने अपने जनप्रतिनिधि विक्रम सिंह शेखावत के नेतृत्व में नाकाबदार स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं भी मौजूद रही। महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि सर्दियों के मौसम में ही यदि क्षेत्र में पर्याप्त पानी की सप्लाई नहीं मिल पा रही तो आने वाले गर्मी के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पानी की आपूर्ति का समय भी तय नहीं है जिसके कारण लोगों को पूरे दिन पानी के इंतजार में रहना पड़ता है और पीने के पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कई बार जलदाय विभाग को समस्या से अवगत करवाया जा चुका है लेकिन इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि विक्रम सिंह शेखावत ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से क्षेत्र में नियमित और पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में जलापूर्ति को नियमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न वाटर वर्क्स है जहां हम सब खड़े हैं
आपके चैनल के माध्यम से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वाटर वर्क से कि हमारे संजय बस्ती में जो आज 5 साल से पिछले 5 साल से पीड़ित हो रहे हैं पानी की समस्या को लेके, कभी सुबह 5 बजे खोल दिया जाता है, भरी सर्दी के अंदर 4 बजे 5 बजे जब पानी खुलता है, आपको खुद को पता है कि सर्दी कैसी पड़ती है, उसके बाद में वापस टाइम चेंज कर दिया जाता है, कभी 9 बजे खोल दिया जाता है। और आज पिछले 2 महीने से रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की सप्लाई दी जा रही थी भरी सर्दी में, जनवरी और फरवरी में। आप रजिस्टर देख सकते हैं, सब साक्ष्य हैं हमारे साथ में। उसके बाद में भी अब गर्मी तो स्टार्ट हुई भी नहीं है सर, और इतनी समस्या, इतनी ज्यादा विकट समस्या है कि 15 से 20 मिनट से ज्यादा पानी खुला ही नहीं जा रहा है। वो समस्या हम आज लेके, कल रात को भी लेके आए थे, कल इन्होंने 10 मिनट 15 मिनट पानी खोला और फिर सप्लाई बंद कर दी। घरों में स्टोरेज टैंक नहीं है, संजय बस्ती में छोटे छोटे घर बने हुए हैं, इनके पास में छोटी छोटी टंकियां लगी हुई है, वो एक दिन से ज्यादा पानी स्टोर कर नहीं पाते हैं, और 2 दिन 3 दिन तक इनके घरों में पानी नहीं आता। तो उस समस्या को लेकर आज इधर आए थे, अभी तक कोई निदान हुआ नहीं है। कोई अधिकारी मिला? अधिकारी खाली निशान जी जयन साहब मिले थे, मैडम का कोई अता पता नहीं है, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है। मेरा नाम लता देवी, दानका बस्ती से हूँ मैं, वार्ड नंबर 56 से। हमारे यहाँ पानी की इतनी समस्या है, होली जैसे त्योहार पे इन लोगों ने हमको प्यासा मारा, हमको पानी नहीं दिया। 9 बजे 8 बजे नल खोलते नाइट में, खाना बनावे, हम पानी भरे, क्या करें। सर्दियों में हमें 5-5 बजे पानी दिया जाता है, बिस्तरों में से उठ के हम छोटे छोटे बच्चों वाले हैं, आप देख रहे हो, सब छोटे छोटे बच्चे गोदियों में ले लेके आई है महिलाएं, है ना, और हमको इतना परेशान करते हैं। हमारे बस्ती का कोई टाइम टेबल नहीं दे रखा। हम तो ये चाहते हैं कि हमें वार्ड नंबर 56 में संजय बस्ती में हमारी सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी जाए, और हमको बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। हम हमारे जैसे भी गुजारा करेंगे, हेडपंप चलाएंगे, कुछ भी करेंगे। हमारे बस्ती के अंदर 60-60 वर्ष के लोग, 70-60 वर्ष के लोग हेडपंप से 2-2 बाल्टियों में पानी आती। जल विभाग को शर्म नहीं आती, हमें टाइम से पानी नहीं देते हैं। ये जल विभाग हमसे क्या चाहता है, सब जगह बड़ी बड़ी कॉलोनियों में आराम से टाइम से पानी देते हैं, और हम गरीब लोगों को शहर के सुभाष उद्यान के पास स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में इस वर्ष बुधवार और गुरुवार को 2 दिवसीय शीतला माता मेले का आयोजन होगा। मेले को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अजमेर शहर के सुभाष उद्यान के पास स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर में इस वर्ष बुधवार और गुरुवार को 2 दिवसीय शीतला माता के मेले का आयोजन होगा। मेले को लेकर मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर की रंगाई पुताई, साफ सफाई और सजावट का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मेले के मद्देनजर परिसर के आसपास चक्री झूले और बच्चों के मनोरंजन के साधन लगाए जाने लगे हैं। इसके साथ ही खिलौनों, मिठाइयों और अन्य घरेलू व पूजन सामग्री की दुकानों का लगना भी शुरू हो गया है। दूर दराज से आने वाले दुकानदार अपने अपने स्थान चिन्हित कर दुकानों की व्यवस्था में जुटे हैं, जिससे मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और बच्चों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें मिल सके। मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह शीतला माता का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। प्रारंभिक समय में यहाँ केवल माता की मूर्ति स्थापित थी, बाद में लोढ़ा परिवार की ओर से मंदिर का निर्माण करवाया गया। परंपरा के अनुसार मेले के दिन सबसे पहले लोढ़ा परिवार की महिलाएं मंदिर में पूजा अर्चना करती है। इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और पूजा का क्रम शुरू होता है, जो दिन भर अनवरत जारी रहता है। ये शीतला माता का मेला, और मंगलवार का तो रांधा पोहा, और बुधवार को पूजेंगे। ये दो दिन मेला भरेगा, बुधवार और बिस्वत। बड़ी माता है इसकी बुधवार की, और छोटी माता है इसकी बिस्वार की। क्या तैयारी? अभी रंग रोशन की तैयारी हो रही है, समझा, और सारा मतलब सफाई हो रही है ऐसे चारों मेरे से। कितना प्राचीन मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है, कम से कम 100 साल पुराना मंदिर है। अजमेर में सबसे बड़ा मंदिर यही है। हर बार पूजा कितने बजे स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर? हर बार पूजा होती है रात की 12 बजे। 12 बजे आते हैं लोढ़ा परिवार के, वो पूजा करते हैं। उसके बाद आम पब्लिक पूजा करती है। ये कितना प्राचीन मंदिर होगा? ये साहब सन 29 का बना हुआ है। पहले तो मूर्ति थी खाली, ये मंदिर बनाया फिर बाद में सन 29 में लोढ़ा परिवार ने। खास विशेषता ये है, यहाँ का जल पियो, बच्चों को चेचक निकलती है, खांसी होती है, खचरा जो भी होता है ना, वो इस पानी के असर से होता है। यहाँ झाड़ा झपाटा कुछ नहीं है। माता जी की पूजा में कि रात को बनाओ आप ठंडा, जो भी गुलगुला, भुजिया, पूड़ी, हलवा, कुछ भी वो चढ़ाओ। माता जी के भोग तो खास कर दो, दही और राबड़िया ये, और गुलगुला, भुजिया, जो आप चक्की वगैरह बनाओ घर में, वो सब। मेला ये मेला सिर्फ 2 दिन बढ़ता है।
पहले जैन समाज के प्रतिनिधियों ने महावीर कल्याण महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन से विशेष मांग की है। समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया कि इस वर्ष घोषित अवकाश की तारीख में बदलाव किया जाए ताकि समाज के अधिक से अधिक लोग इस धार्मिक आयोजन में शामिल हो सके। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने महावीर कल्याण महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन से विशेष मांग की है। समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया कि इस वर्ष घोषित अवकाश की तारीख में बदलाव किया जाए ताकि समाज के अधिक से अधिक लोग इस धार्मिक आयोजन में शामिल हो सके। जैन समाज के अनुसार प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी महावीर कल्याण महोत्सव पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस बार यह पर्व फाल्गुन माह 13 तिथि यानी 30 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जैन समाज द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, पूजा अर्चना, शोभा यात्रा और सामूहिक आयोजन किए जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग भाग लेते हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस पर्व के लिए 31 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन धार्मिक तिथि के अनुसार महोत्सव 30 मार्च को ही मनाया जाएगा। ऐसे में घोषित अवकाश और वास्तविक आयोजन की तारीख अलग अलग होने से लोगों को परेशानी हो सकती है। जैन समाज का कहना है कि यदि अवकाश 31 मार्च की बजाय 30 मार्च को घोषित किया जाता है तो नौकरी पेशा लोग, व्यापारी वर्ग और पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी इस महोत्सव में आसानी से शामिल हो सकेंगे। इससे समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित होगी और पर्व अधिक भव्य तरीके से मनाया जा सकेगा। जैन समाज के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है। उनका कहना है कि धार्मिक तिथि को ध्यान में रखते हुए अवकाश की तारीख में बदलाव किया जाए, जिससे समाज की भावनाओं का सम्मान हो सके और सभी लोग इस पर्व को सहभागी तरीके से मना सके। संपूर्ण जैन समाज का प्रमुख पर्व भगवान महावीर जन कल्याण महोत्सव होता है, जो प्रति वर्ष चैत्र शुक्ला 13 के दिन आता है। इस वर्ष वो 30 मार्च को 13 की तिथि पड़ रही है और केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो अवकाश घोषित किया गया वो 31 मार्च का किया गया है। तो आज हम सकल जैन समाज के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देने आए हैं जिलाधीश महोदय के नाम से कि अवकाश को 31 तारीख की जगह 30 तारीख का घोषित किया जाए, जिसमें सभी बच्चों की और जो सरकारी अफसरों में जो काम करने वाले जो हमारे परिवार के जन हैं उन वो सभी भी उनकी उस आयोजन में सहभागिता हो सके। इसीलिए आज इस क्रम में हम लोग यहाँ पे शामिल। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में विभिन्न मांगों को लेकर देश भर में चरणबद्ध आंदोलन चलाने की घोषणा की गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तत्वावधान में विभिन्न मांगों को लेकर देश भर में चरणबद्ध आंदोलन चलाने की घोषणा की गई। इसी क्रम में शुक्रवार को अजमेर जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि संगठन द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने, ओबीसी के साथ हो रही कथित धोखाधड़ी के विरोध, एससी, एसटी और ओबीसी के समर्थन में सख्त यूजीसी बिल लागू करने तथा वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता से मुक्त करने की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। संगठन के अनुसार आंदोलन 4 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में 6 मार्च को देश के 725 जिलों में ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। दूसरे चरण में 13 मार्च को 725 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में 23 मार्च को जिला मुख्यालयों पर रैली और प्रदर्शन आयोजित होंगे। संगठन ने सरकार से मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील करते हुए कहा कि यदि समय रहते उचित कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज 6 मार्च को आज हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर ये ज्ञापन का कार्यक्रम है। जितने भी जिले हैं अपने 550 जिलों में राष्ट्रपति के नाम हमारे कलेक्टर महोदय की तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा। इसमें हमारी जो मांगे हैं वो है तो यूजीसी का कानून लागू किया जाए, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना कराई जाए और 2011 के बाद जो शिक्षक भर्ती किए गए हैं उनको टेट परीक्षा से मुक्त किया जाए। इस तरह हमारी मांगे हैं और ईवीएम मशीन बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। इन मांगों के लिए हम ये ज्ञापन दे रहे हैं और ये चरणबद्ध आंदोलन है और 23
अप्रैल को हम ये भारत भूमि का कार्यक्रम। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। आना सागर झील में अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मत्स्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए एक लावारिस नाव को जब्त किया है। यह नाव आना सागर के पीछे 7 वंडर्स के पास एक नाले में पड़ी हुई मिली। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नाव को कब्जे में ले लिया। आना सागर झील में अवैध रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मत्स्य विभाग ने कार्यवाही करते हुए एक लावारिस नाव को जब्त किया है। यह नाव आना सागर के पीछे एक नाले के पास पड़ी हुई मिली। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नाव को कब्जे में ले लिया। मत्स्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार कुछ लोग चोरी छिपे नाव के माध्यम से आना सागर झील में मछली पकड़ने का काम करते हैं। झील में इस तरह की गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग रात के समय या सुनसान इलाकों का फायदा उठाकर अवैध रूप से मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई गई थी। इस दौरान आना सागर के पीछे नाले के पास एक संदिग्ध नाव पड़ी मिलने की सूचना मिली, जिस पर कार्यवाही करते हुए उसे जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले भी आना सागर झील में अवैध मछली पकड़ने के मामले में विभाग द्वारा कार्यवाही की जा चुकी है। पूर्व में भी ऐसी गतिविधियों में उपयोग की जा रही करीब 6 नावों को जब्त किया जा चुका है। आना सागर के पीछे 777 के पास में जो नाला है उसके अंदर से पकड़ी गई। क्या काम होता था इस बोट से? इससे मछली पकड़ने का काम होता था, जो कि वहाँ पे निगम के कर्मचारियों द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे कोई अवैध नाव पड़ी है, इसको ले जाएगा। पूर्व में भी 6 नाव पकड़ी गई है, जिन्हों को कार्यालय में जब्त करा था। इसको जब्त करके क्या नाम से कार्यालय में जमा कराएंगे। तो इससे पहले कि आपने कोई शिकायत दी है इनके खिलाफ? शिकायत आती रहती है। शिकायत के आधार पर ही क्या नाम से इसकी सूचना थी, काफी दिनों से चल रही थी ये नावें कि रात में चलती हैं, दिन में छुपा देते हैं। कहाँ ले जाएंगे आपने? अब ये अजमेर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो रही पोरबंदर एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश करते समय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक का बायां पैर कट गया और वह बेहोशी की हालत में ट्रेन के नीचे पड़ा मिला। अजमेर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हो रही पोरबंदर एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश करते समय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक का बायां पैर कट गया और वह बेहोशी की हालत में ट्रेन के नीचे पड़ा मिला। जीआरपी में तैनात सहायक उप निरीक्षक महावीर प्रसाद ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक युवक चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते समय गिर गया। सूचना मिलते ही जीआरपी टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहां जाकर देखा तो युवक ट्रेन के नीचे पड़ा हुआ था और गंभीर रूप से घायल था। घायल युवक बेहोशी की हालत में था, जिसके कारण वह अपना नाम और पता नहीं बता सका। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उसे तुरंत बाहर निकाला गया। प्राथमिक सहायता देने के बाद घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के अनुसार हादसे में युवक का बायां पैर कट चुका है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उसका उपचार जारी है और डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है। जीआरपी पुलिस घायल युवक की पहचान करने का प्रयास कर रही है। चूंकि युवक बेहोश था, इसलिए उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
पुलिस आसपास के क्षेत्रों और रेलवे स्टेशनों पर पूछताछ कर रही है ताकि युवक के परिजनों तक सूचना पहुंचाई जा सके। रेलवे और जीआरपी अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें। इस तरह की लापरवाही कई बार गंभीर हादसों का कारण बन जाती है। एक्सप्रेस आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, उसी दरमियान एक व्यक्ति चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, चढ़ने लगा तो नीचे गिर गया। जैसे ही सूचना मिली हम मौके पर पहुंचे, मौके पर जाग के देखा तो ट्रेन के नीचे पड़ा हुआ था। उसको बाहर निकाला, नाम पता पूछा, कुछ भी नहीं बता पा रहा था। एम्बुलेंस के जरिए उसको इलाज हेतु यहाँ लेके आए हैं, इसका इलाज चल रहा है। अभी वो नाम पते कुछ भी नहीं बता पा रहा है। क्या उम्र है लगभग, क्या स्थिति है? 32 साल की उम्र। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अलवर स्थित LIC कार्यालय में महिला मंडल की ओर से महिला दिवस का आयोजन समारोह के रूप में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अलवर स्थित LIC कार्यालय में महिला मंडल की ओर से महिला दिवस का आयोजन समारोह के रूप में किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं की भूमिका, सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समारोह की मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास अधिकारिता विभाग की उप निदेशक मेघा रतन रही। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत के साथ हुई, जिसके बाद महिला दिवस के महत्व और समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डाला गया। मुख्य अतिथि मेघा रतन ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार की ओर से महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि हमेशा 8 तारीख को मनाया जाता है, रविवार होने की वजह से आज 6 मार्च को LIC NZIA की वुमेन सब कमेटी ने बड़े जोर और उल्लास के साथ मनाया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ में मेघा रतन मैडम थी, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में मेघा रतन थी, जो कि महिला अधिकारों से ही संबंधित सारी हमें चर्चा करी। उन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाओं को अपना अधिकारों से सचेत होना चाहिए। इसी कड़ी में डॉक्टर मधु खंडेलवाल हमारे बीच में थी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मधु खंडेलवाल और मैडम गीता कोटवानी जी हमारे बीच थी। SDM साहब और मैनेजर PNIR उन्होंने भी आशीष वचन देके हमारे समारोह को, मतलब प्रोग्राम को अच्छा किया। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।